हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। बर्मोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में वेलकम। मैं श्रवण कुमार। आज हम बात करेंगे 25 क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपोर्टेंट है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। एंड आप हमारे स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बने रहिए। इन क्वेश्चंस को आप भी लगाइए। आप कितने क्वेश्चंस बना पा रहे हैं? यदि आप इन क्वेश्चनों को बना पा रहे हैं तो आपका एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा बेस्ट तरीके से चल रहा है। एंड चलिए हम विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए वन बाय वन क्वेश्चंस को कंप्लीट करता हूं। और मैं आपको टाइम नहीं दे पाऊंगा, आपको क्वेश्चंस को पोज करके मेरे सॉल्यूशन से पहले आपको क्वेश्चंस को पोज करना है और उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकालना है। और फिर हमारे क्वेश्चंस के साथ, हमारे सॉल्यूशन के साथ आपको क्या करना है, मैच करना है। आप कितने क्वेश्चंस को राइट बना पा रहे हैं वो आप कंफर्म करिए और अपना स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में राइट करिए। चलिए स्टार्ट नाउ। सबसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2502 एंड 3654। ओके, क्वेश्चंस आपको अच्छे से विजुअल हो पा रहा होगा और मेरी वॉइस भी अच्छे से आ पा रही होगी आपके तक। तो चलिए, तो इस क्वेश्चंस को करने से पहले अपन को एचसीएफ का नॉलेज होना चाहिए। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एक होता है हमारा एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो चलिए इसको किस तरीके से हम करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एचसीएफ फाइंड करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं? टू मेथड। एचसीएफ फाइंड करने के टू मेथड। एक मेथड है हमारा डिवीजन मेथड, एक डिवीजन मेथड। दूसरा मेथड है अपने पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इस क्वेश्चंस को किस मेथड से किया जाए, ये आपके क्लास में जब आप क्वेश्चंस लगाते हो तो आपके एक्सपीरियंस से पता चलता है। क्योंकि इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे तो इसके फैक्टर्स बहुत सारे बन जाएंगे। तो ये स्क्रॉल डाउन करते करते नीचे चलता रहेगा, बहुत सारे इसके फैक्टर्स बन जाएंगे तो कंफ्यूजन बढ़ेगा। इसमें हम डिवीजन मेथड को फॉलो करेंगे। और ये डिवीजन मेथड कैसे होता है, जो इसका बड़ा नंबर होता है उसको बनाते हैं हम डिविडेंड, और जो छोटा नंबर होता है उसको बनाते हैं हम डिवाइजर। तो जैसे इसमें देखिए 3654 ये आपका डिविडेंड बन गया और ये आपका डिवाइजर। अब इसमें आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आपको पता है 1 टाइम डिवाइड होगा इसमें से, फिर आपको यहां से सबट्रैक्ट करना है और यहाँ 2 5 यहाँ 1 और 1। फिर इसको बनाना आपको क्या, डिवाइजर। और इससे जो पिछला वाला जो हमारा था डिवाइजर उसको बनाना है डिविडेंड। तो पिछला वाला ये था, यहाँ रख दीजिए इसको। और ये प्रोसेस जब तक करते रहेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं बन जाता है। और जिस रिमाइंडर 0 बन रहा है लास्ट, वो नंबर जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो इसमें 2 टाइम जाएगा तो 4 10 0 2 और 3 आपका 2 माइनस कर दीजिए। यहाँ कितना होगा, 12 8 होगा, यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे कितना होगा, 1 होगा। फिर आपको डिवाइड करना होगा 1152। कितने टाइम जाएगा आप अप्रोक्सीमेट लगाए, इसको 200 के अराउंड मानिए और वो 200 के अराउंड। तो आपका लगभग 5 टाइम्स तो यहाँ जाएगा। ओके, क्योंकि 5 टाइम्स जाएगा तो ये 40 और 4 कैरी, और ये 45 और 4 ऐड किया तो 49, 4 कैरी बना, फिर ये 9 माइनस करना है। फिर से आपका 2 बना, यहाँ कितना बनेगा 16 6 और यहाँ 1। फिर ये बन जाएगा आपका डिवाइजर और इसमें डिवाइड करना 198। ओके, यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ये आपका इसका डिवाइड करने से 162 कितना बनेगा, 6 3 36। 36 हमारा क्या बन जाएगा, डिवाइजर। और आपका 162 आपका बन जाएगा डिविडेंड। अब इसको मैं इधर की तरफ राइट कर देता हूँ 36, ताकि नीचे आपको दिख नहीं पाएगा। 162 तो ये कितने टाइम चले जाएगा, 4 टाइम। ये 4 टाइम चले जाएगा। 144 माइनस करना है। माइनस करोगे तो आपके पास कितना होगा, यहाँ 18, और 18 को फिर डिवाइजर 36 में कितने टाइम, 2 टाइम। रिमाइंडर कितना है, 0। तो लास्ट टाइम डिवाइड कितने से हुआ, 18 से। तो 18 से जो यही इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा।
यही इसका क्या है, HCF। चलो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, डिवीजन मेथड फॉलो करना है। इसमें डिवीजन मेथड में क्या होता है, जो बड़ा नंबर होता है उसको डिविडेंड बनाते हैं और जो छोटा नंबर होता है उसको डिवाइजर बनाते हैं, जैसा कि एजिट मैंने ऐसा किया है इसमें क्वेश्चंस में। और ऐसे ही आपको करते करते चलते रहना है जब तक रिमाइंडर आपका 0 नहीं बन जाए, जब तक आपको इसको डिवाइड करना है, डिविडेंड आपको डिवाइजर बनाते रहना है और फाइनली आंसर आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। और फाइनली जो रिमाइंडर 0 बना, जिस नंबर से हम डिवाइजर था लास्ट फाइनली, वो हमारा क्या वो बन जाता है, HCF। एंड दूसरा, इसका इतना नहीं करके एग्जाम के अंदर इसको शॉर्ट मेथड्स भी अपना सकते हो, वो ऑप्शन के साथ। कैसे ऑप्शंस के साथ, जैसे आपको हमने डिवीजन मेथड सिखाया, डिवीजन मेथड्स को सिखाया, 15 तक डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल होता है और ये 15 तक ही अपना 18 तक 20 तक डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल हम सिखाते हैं ऑलमोस्टली। तो उसमें आपको देखना है, उसमें कैसे देखना है, देखो ऐसे देखना है कि ये 12 है और 12 का डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल क्या होता है, बड़ा नंबर लेना, बड़े से हमको डिवाइड करना, क्योंकि इसका मीन्स क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे पहले हम, जैसे मैं बताता हूँ 18 तो इसका आंसर है, बट 12 से कैसे चेक करेंगे, 12 से आप करके देखो, इसके फैक्टर होते हैं। 12 का डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल होता है 3 और 4 से डिवाइड होने वाला 12 से भी डिवाइड होता है, श्योर। इसमें सबसे पहले मैं देख पा रहा हूं कि इसमें 3 और 4 दोनों का लग रहा है, 3 का दोनों में लग रहा है, लेकिन 4 का जो इसमें नहीं लग पा रहा है। तो 4 का इसमें नहीं लगेगा तो 12 तो इसका मतलब HCF हो ही नहीं सकता। फिर इसी प्रकार से 18 का क्या होता है, 9 और 2, 2 इंटू 9, 2 और 9 से डिवाइड होने वाला वो 18 से भी होगा। तो 2 से तो दोनों हो रहे हैं नंबर, एंड 9 से भी हो रहा है इनका सम करने, और डिजिट ऑफ सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9, देन कंप्लीट नंबर किससे डिवाइड होता है, 9 से। तो ऐसा हो रहा है, इसमें भी 9 से हो रहा है, इसमें भी 9 से हो रहा है, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप, और अपना डाउट को क्लियर कर सकते हो। हमारे कॉलिंग के साथ भी आप डाउट क्लियर कर सकते हो, बट आप रेगुलर नियमित बने रहिए, यहाँ का आपको कॉन्सेप्ट ही आपका क्लियर होता चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 अच्छे से आप रीड करिए, इसको समझिए और फिर इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन से ये है, 3 bells ring at the intervals of 15, 18 and 30 minutes respectively. They started ring at 9 AM. What will be the next time when they all rings together? मतलब इसका बताना का मतलब ये है कि एक रिंग आपके 15 पे बेल होती है, एक 18 मिनट पे होती है, एक 30 मिनट पे होती है। तो 9 AM पे स्टार्ट होता है, तो इनका मीन्स बताना ये है कि नेक्स्ट टाइम वो तीनों साथ कब बजेगी, है ना। तो क्वेश्चन अच्छे से समझ पा रहे होंगे, तीनों साथ एक साथ बजने का मतलब उसका हमको क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है, सॉरी क्या फाइंड करना है, LCM। किसका LCM फाइंड करना है, 15, 18 एंड 30 का। तो LCM फाइंड करते हैं। LCM फाइंड करने का मतलब डिवीजन मेथड से हम फाइंड करेंगे, 15 इसमें फिर 18 और 30 इस टाइप से आता होगा। इसमें सबसे पहले आप 2 का डिवाइड करें, 15, 9 और 15। अब इसमें 3 का करेंगे, 5, 3 और 5। फिर इसमें हम फिर से 3 से करेंगे, 5, 1, 5। फिर 5 से करेंगे, 1, 1, 1। ये हमारा इसका मल्टीप्लाई करना है इन फैक्टर्स को, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90। तो ये कितना हो गया, 90 मिनट, 90 मिनट पे बजेगा। अब आपको पता है कि 9 बजे एक साथ बज रहा है 9 AM पे, तो 90 मिनट बाद में ये तीनों बेल्स एक साथ बजेगी। तो 90 मिनट्स बाद में 1 आवर तो कंप्लीट हो गया और 30 मिनट हो गया, उसमें 1 आवर और 30 मिनट है, तो 1 आवर तो इसमें ऐड हो जाएगा और यहाँ 30 मिनट यहाँ आ जाएगा। इतने ये ऐड कर देंगे तो हमारे पास 30 और यहाँ 10 AM पर तीनों रेगुलर रिंग होगी। तो वो कितना टाइम है, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर है दिस क्वेश्चंस का। तो ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पहले क्वेश्चंस को समझो। क्वेश्चंस का मतलब बताने का ये है कि 15 मिनट पे और 18 मिनट पे और 30 मिनट पे रिंग्स होती है ना।
तो ये बताता है कि 9 बजे जब रिंग स्टार्ट होती है तो नेक्स्ट टाइम सभी रिंग्स टुगेदर रिंग कब होगी, तो ये होगी आपका 10:30 AM पे। तो इस क्वेश्चंस का सी राइट आंसर होने वाला है। और आई होप आपका भी ये क्वेश्चंस अच्छे से बना पाए होंगे और आपका राइट भी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का एक क्वेश्चन से एग्जाम में आता रहता है। जो पिछला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में पहले से ऑलरेडी आ चुके हैं, जो एक बार नहीं है, हर साल आता है। जैसे कि ये क्वेश्चन हर साल आता है। आप फिक्स है क्वेश्चन के फॉर्मेट भी फिक्स है। रिंग्स वाला 2 से 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ये भी कम से कम हर एग्जाम में रिपीटेड होता है। डाटा चेंज होता है ओनली, बाकी क्वेश्चन एज इट रहता है। तो क्वेश्चन समझते हैं। द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 11 एंड देयर एलसीएम इज 7700. इफ वन ऑफ द numbers is 275 then the other number is। देखो बेटा, सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? देखो, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये इसका फॉर्मूला होता है। यदि हमको अदर नंबर की डेफिनेशंस ये सेकंड नंबर को दे रखा है इस क्वेश्चंस के अंदर, तो अपन को सेकंड नंबर फाइंड करना है या अदर नंबर। तो सेकंड नंबर फाइंड करने के लिए इधर जो प्रोडक्ट में है वो किस में चले जाएगा? डिवाइड में। साइन चेंज हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट नंबर। ओके, यहाँ तक सभी को क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपका। अब आपको क्या करना है? वैल्यू पुट करना है। आपका एलसीएम कितना है? 7700। ओके, आपका एचसीएफ कितना है? 11। 2 नंबर का एचसीएफ कितना है? 11। फर्स्ट नंबर कितना है इसमें? 275। अब इसको कैंसिल करना है। यदि मैं इसको 11 से कैंसिल करूं तो 1 टाइम, 11 से कितने टाइम? 2 टाइम और 5 टाइम। और इसको 5 से मैं कैंसिल करूं तो मेरे पास ये कितने टाइम कैंसिल होगा? 3 टाइम 75 और फिर 300, कितना पूरा चलेगा 0 8 टाइम। 308 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा 7700 किससे? 25 की टेबल से। तो ये राइट आंसर इसमें बी रहेगा। तो ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ओके, यहाँ सेकेंड नंबर या अदर नंबर, आप सेकंड नंबर को अदर नंबर भी बोल सकते हो। सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन में फर्स्ट नंबर। और मैंने जैसे फॉर्मूले में पुट की वैल्यू, हमारे पास अदर नंबर फाइंड हो गया 308, जिस इस क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना है 29। द एचसीएफ ऑफ 9/10, 12/15 एंड 21/40 इज। तो देखिए, फ्रिक्शन का यदि हमको एचसीएफ फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो रहेगा? फ्रिक्शन के लिए एचसीएफ फाइंड करना है तो आप ध्यान रखें, इसमें क्या करते हैं? जो न्यूमिनेटर ऊपर का पार्ट होता है उसको न्यूमिनेटर बोलते हैं, नीचे के पार्ट को डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो न्यूमिनेटर का हमको तो क्या फाइंड करते हैं? एचसीएफ। न्यूमिनेटर का तो हम क्या फाइंड करेंगे? एचसीएफ। और डिनोमिनेटर का हम क्या फाइंड करेंगे? एलसीएम। और जब आपको फ्रिक्शन का यदि एलसीएम पूछा जाए, तो न्यूमिनेटर का तो आपको एलसीएम फाइंड करना है और डिनोमिनेटर का आपको एचसीएफ। समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो अब इस क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझ में आ गया कि 9/10, 12/15 और 21/40। तो इसमें क्या फाइंड करेंगे? 9, 12 और 21 का हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो 9, 12 और 21 का, तो इसका एक कॉमन कितना रहेगा? 3 रहेगा। 3, 4 और 7। इसके अलावा इसमें कोई बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है नहीं। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया अपने पास? 3।
तो यहाँ 3 हो गया। इसके बाद एलसीएम किसका फाइंड करेंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूं। एलसीएम फाइंड करना है 10, 15 एंड 40। इसमें क्या करना है, आपको 2 से डिवाइड करना है, 5 होगा, 15 और 20। फिर आपको इसमें 2 का डिवाइड करना है, 5, 15, 10। फिर 2 का डिवाइड करना है, 5, 15, 5। फिर 3 का करना है ना, 5, 5, 5। फिर 5 का करना है, आपके पास 1, 1, 1। तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 और 30 2 जा 60 और 60 2 जा 120। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 120। अब आंसर तो 3/120 होगा, बट ऑप्शंस में हमको देखने को नहीं मिल रहा। तो बच्चे क्या करते हैं, इसमें नन ऑफ दीज का आंसर करके आ जाते हैं राइट, जबकि ये क्या होता है, रॉन्ग है। क्योंकि कहीं ना कहीं कभी कभार इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है, मतलब इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके ऑप्शन से बना दिया जाता है। तो बच्चा जो आंसर फाइंड करता है वो एज इट ढूंढना चाहता है तो वो नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो बच्चा क्या करता है, नन ऑफ दीज, है ना, उसको गलत मान लेता है कि इसका तो आंसर ही नहीं है। और फिर जैसे एग्जाम के बाहर आता है तो उसको पता चलता है कि ये तो ऐसे भी बन सकता था। तो इसको 3 से कैंसिल करेंगे हम, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, 0 एजिट आ जाएगा, 1/40। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। और जो ऑप्शन नंबर कौन सा है अपना, बी, इस क्वेश्चन का। तो इसका बी राइट होगा। समझ में आ रहा है। तो आप इसको क्वेश्चंस को अच्छे से समझो, अच्छे से करो। जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतने क्वेश्चंस आप अच्छे से बना पाओगे। तो मैथमेटिक्स में आप प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत होती है, आप प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते रहिए, है ना, आपका मैथ्स उतना ही बेस्ट बनता चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन फिर से आ गया, हमने फर्स्ट पार्ट में ये कंप्लीट करा दिया पहले से ऑलरेडी। ये क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है ये है, द वैल्यू ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर इन सेंटीमीटर पर सेकेंड इज। तो इसको पर सेंटीमीटर पर सेकेंड में इसको क्या करना है, चेंज करना है। तो सबसे पहले देखो, डायरेक्ट यहां तक पहुंचने के लिए आपको कैसे कैसे यूनिटों को चेंज करना पड़ेगा वो समझो। पहले किलोमीटर पर आवर है, इसको हम क्या कर देते हैं, मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देते हैं। उसको चेंज करना 5/18 से प्रोडक्ट करते हैं, तो 5/18 ये किस में चेंज हो गया, मीटर पर सेकेंड। अब 5 मीटर और अपॉन में 18 सेकेंड, इसका मतलब ये होगा। तो हम सेकेंड तो इसमें चाहिए हमको, ऑप्शन में सेकेंड तो हमको चाहिए, ओनली सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो मीटर को देखो, मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। क्योंकि बड़ी यूनिट से हम छोटी में जा रहे हैं तो प्रोडक्ट होता है, छोटी यूनिट से बड़े में जाता है तो क्या होता है, डिवाइड होता है। एंड आपको ये भी पता होना चाहिए 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। जब ये पता रहेगा, जब इस क्वेश्चन को बना पाओगे, तो 5 मीटर को हम किससे इंटू कर देते हैं, 100 से। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, सेंटीमीटर में। और 18 सेंटीमीटर, 18 सेकेंड है ही हमारे पास ऑलरेडी, तो कैंसिल कर दो। ये 50 टाइम 2 से और ये 9 टाइम, जब इसको इंटू करोगे 250 अपॉन में 9, ये हो जाएगा सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चंस। तो अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चंस को कैसे किया, सबसे पहले मैं इसको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में गया, चेंज किया, एंड फिर मीटर पर सेकेंड को मैंने ओनली 5 मीटर को किस में बनाया, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में 100 से इंटू करके मैंने सेंटीमीटर में चेंज किया, और कैंसिल करके 250/9 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड इसका आंसर बना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे तो ये भी मैंने क्वेश्चंस बना रखा है उसमें, ये क्वेश्चंस देखो आप, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान से समझो। ए ट्रेन फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी covers a distance of 616 kilometer at a uniform speed of
112 kilometer per hour. It is halt at station B for 1 hour before starting back. How much time will it take to complete the journey and reach back to station A? आपको क्वेश्चंस का बताने का मतलब ये है ए से बी, ए स्टेशन और बी स्टेशन, दो स्टेशन है। ए स्टेशन से बी स्टेशन के लिए जाती है ट्रेन और वहां जाने के बाद 1 घंटा बाद में स्टार्ट होके बी से ए पे आता है। तो इस पूरी जर्नी में उसको कितना टाइम लग गया वो इसके बारे में बताना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। देखो ये ए है, ये अपना बी है, सॉरी ये ए, हाँ ये बी। ओके, यहां से ट्रेन जाती है, इसके बाद फिर रिटर्न होती है इधर। ओके, जब ये जा रही है इसके बीच की जो दूरी है वो अपनी 616 किलोमीटर है और जो इसकी स्पीड है ट्रेन की वो है 112 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब यहाँ जाने के बाद 1 आवर वो रिलैक्स भी करता है, उसके बाद वो वापस स्टार्ट होता है किसके लिए, ए के लिए, स्टेशन ए के लिए पहुंचने के लिए। तो चलिए, तो अपन के पास डिस्टेंस है और स्पीड है तो टाइम फाइंड कर ही लेंगे हम, क्योंकि टाइम इज इक्वल टू हमको क्या चाहिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ये डाटा हमारे पास अवेलेबल है ऑलरेडी। तो 616 किलोमीटर अपॉन में क्या जाएगा 112 किलोमीटर इनटू, यहाँ चले जाएगा आपका आवर है, सॉरी यहाँ सेकंड की जगह आवर कर लेना, ये आवर, ये कैंसिल किलोमीटर से किलोमीटर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 से भी कैंसिल हो रहा है, ये 7 से भी कैंसिल हो रहा है, 28 से भी हो रहा है और 58 से भी हो रहा है। 58 से 2 टाइम हो रहा है और 58 से ये 11 टाइम हो रहा है। तो आप बड़ी से बड़ी टेबल से कैंसिल करने की सोचें और 11/2 आवर, और जब इसमें डिवाइड करोगे तो 5 आवर 30 मिनट आपको मिलेगा। ओके, दिख रहा होगा आपको, जब 5 आवर 30 मिनट इसको जाने का लगा होगा उतना ही आने में लगा होगा, तो लगभग उसको जाने और आने में, जब वो वहां पे पहुंचा ये 5 आवर उसको जाने में पहुंच गया। ओके, ये जाने का, फिर वहां जाने के बाद वो 1 घंटा आराम करता है 1 आवर, फिर यहाँ वापस रिटर्न होगा उतना ही टाइम उसको लगेगा 5:30। तो आपको पता है 5 आवर 6 आवर और ये 11 आवर, और हाफ एंड हाफ आवर कितना हो गया 1 आवर। तो यहाँ कितना टाइम हो गया टोटल 12 आवर, 12 आवर इसको कंप्लीट टाइम लगेगा जाने एंड आने में। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चंस। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से आप इसको समझ लें कि स्टेशन ए से लेके बी तक की डिस्टेंस है वो 616 है किलोमीटर है, और जो स्पीड है वो 112 किलोमीटर पर आवर है। तो इसमें आप डिस्टेंस में स्पीड का डिवाइड करेंगे तो टाइम उसका जाने का आ गया 5 आवर 30 मिनट्स। तो इतना टाइम बी तक स्टेशन पहुंचने में लग गया और बी से ए तक आने में भी 5 घंटे और 30 मिनट लग जाएगा। 1 आवर वहां रुक गया, B4 बाद में स्टार्ट हुआ। देखो यहाँ बताया गया है कि बी पे पहुंचने के बाद 1 घंटा रुक के फिर स्टार्ट हुआ बैक, किसके लिए, हाउ मच टाइम विल बी टेक, है ना, किसके लिए, बी से ए के लिए। तो क्वेश्चंस को अच्छे से समझोगे तो आप इस क्वेश्चंस को अच्छे से बना पाओगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको नहीं आया तो फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे कि मैं उसको रीड करके आपको इसका जवाब दे पाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन ये है, ए टाउन्स population is 2,65,000 in which 40% are males, 30% are females and rest are children. Find out the number of children in town. Okay, ये बताया जा रहा है कि 2,65,000 किसी टाउन की पॉपुलेशन है जिसमें 40% आपके मेल है, 30% आपके फीमेल है और बचे हुए बाकी चिल्ड्रन है। ओके, तो देखते हैं, एक टाउन के अंदर हम समझते हैं कि पूरे 100% है, एक टाउन है उसके अंदर टोटल पॉपुलेशन 100% होगी। ओके, और इस 100% में से उसने डिवाइड कर रखा है कि आपका 40% क्या है,
मेल है, क्या है, मेल्स। ओके, इसमें से उसने डिवाइड कर रखा है कितना, 30% क्या है, फीमेल, और इसमें बचे हुए क्या है आपके चिल्ड्रन होंगे। तो आपको पता है 100% आपकी टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें 40% आपके मेल है, 30% आपके फीमेल है, तो टोटल कितने 70% तो उसकी पॉपुलेशन बता दिया गया। यदि 70% 100 में से मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास चिल्ड्रन होते हैं वो 30% होते हैं, 30% क्या होंगे, चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन होंगे, 30% चिल्ड्रन होंगे। और वैसे नंबर ऑफ में कितना बता रखा पॉपुलेशन, 2,65,000। ओके, अब इसमें से हमको ओनली चिल्ड्रन का बताना है कि उस टाउन के अंदर टोटल चिल्ड्रन कितने हैं। तो हम इस टोटल पॉपुलेशन का क्या कर लेंगे, 30% फाइंड कर लेंगे। 20 से 20 कैंसिल, और 2650 इंटू क्या कर देंगे 30, 30 से नहीं करके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, 6 3 ज़ा 18 और 19, 1 कैरी, और 6 2 3 ज़ा 6 एंड 7, और 20 एज इट आ गए। तो 79,500 टोटल चिल्ड्रन है वहां पे उस टाउन में। टोटल चिल्ड्रन कितने हैं, 79,500 चिल्ड्रन होंगे उस टाउन के अंदर। और ऑप्शन नंबर कौन सा राइट रहेगा यहाँ पे, बी, इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन ठीक है, अच्छा है, आपको बनाना आना चाहिए, और इस मेथड से आप भी बनाए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 35। If x% of y is 100 and y% of z is 200, then find the relation between x and z। तो x and z के अंदर रिलेशन बताना। तो जो गिवन डाटा है उसको अच्छे से लिखते हैं, x% of y is equal to 100। एक इक्वेशन तो ये दिया गया हमारे पास। दूसरा इक्वेशन किस टाइप का है, y% of z इज इक्वल टू 200, ये सेकेंड इक्वेशन। और रिलेशन अपने को बताना है किसके लिए, x एंड z के लिए। तो अब इसमें क्या करेंगे, जब x एंड z का बताना है तो कहीं ना कहीं y की वैल्यू को रिमूव करेंगे, y की वैल्यू बनाएंगे, और y की वैल्यू क्या करना होगा, पुट करना होगा। इक्वेशन फर्स्ट में भी आप पुट कर सकते हो, सेकंड वाले में भी पुट कर सकते हो, चॉइस आपकी है। चलिए हम फर्स्ट से बनाते हैं। y की वैल्यू इधर जब प्रोडक्ट में है x, तो उधर क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये आपका y इज इक्वल टू 100 अपॉन में x%, मैंने उधर डिवाइड में ले गया। तो y की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई, y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे y की जगह। तो 100 अपॉन में x% इंटू, इसका भी y का भी परसेंटेज है, ये परसेंटेज का साइन आएगा पहले, ये परसेंटेज, और आपका इंटू क्या आ गया, z इज इक्वल टू 200। ठीक है, यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, और 100 से कितने टाइम, 200 2 टाइम। हम अपने पास z अपॉन में क्या आ गया, x इज इक्वल टू कितना हुआ, 2। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ ये क्रॉस चलेगा, ये क्रॉस चलेगा, तो z इक्वल टू 2x। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैं किस प्रकार से इसको बना पा रहा हूँ। पहले तो हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसको आप राइट करो। फर्स्ट इक्वेशन का स्टेटमेंट ये है x% ऑफ y इज 100, मैंने यहाँ पे राइट किया। सेकंड हमारा स्टेटमेंट ये था y% ऑफ z इज 200, सेकंड इक्वेशन मैंने इस टाइप से राइट किया। अब अपन को रिलेशन बताना है x एंड z का, तो इसमें से y को हमको रिमूव करना है।
तो हम y की वैल्यू बनाएंगे और y की वैल्यू मैंने फर्स्ट इक्वेशन से बनाया, ये इधर प्रोडक्ट में है तो उधर मैंने डिवाइडर में भेज दिया। y इज इक्वल टू 100 अपॉन में x%, जो सेकंड इक्वेशन में मैंने क्या कर दिया पुट, जब y की जगह मैंने 100 अपॉन में x% इंटू z इज इक्वल टू 200, परसेंटेज से परसेंटेज का साइन कैंसिल हो गया, 100 से 1 टाइम, 200 कितने टाइम 2 टाइम, x अपॉन z अपॉन x इज इक्वल टू 2 अपॉन 1, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो z इज इक्वल टू 2x अपने पास राइट आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ऐसा स्टेटमेंट अपना सी, इसका ऑप्शन कौन सा बनेगा सी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा सी होगा। तो सारा अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 50% ऑफ 230 प्लस 25% ऑफ x इज इक्वल टू 385। ओके, x की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो 50% है ना, 50% ऑफ 230 प्लस 25% ऑफ x इज इक्वल टू 385। ठीक है, तो सबका परसेंटेज का साइन हटा लेते हैं, 50 अपॉन में 100 और ऑफ का मीन्स क्या हो गया मल्टीप्लाई 230 प्लस 25% अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 385। ओके, इसमें क्या करना है, 2 0 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए, फिर इंटू करिए आप 15 और 10 और 11। ओके, आपका 115 प्लस इधर आपको 1 टाइम 25 से और ये 4 टाइम, तो x अपॉन में 4 बन गया इज इक्वल टू 385। ओके, अब आपको क्या करना है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना है और ये साइन चेंज हो जाएगा माइनस। ओके, x अपॉन में 4 इज इक्वल टू 385 माइनस 115, यहाँ कैंसिल करोगे 0, यहाँ कितना होगा 7 और यहाँ कितना होगा 2, x अपॉन में 4। अब क्या करना है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 270 और x कितना होगा 0, 28, 7 4 जा 28 और 4 2 जा 8 और आपका 8 और 10 1080 मतलब 1080। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा इसका। तो आप x की वैल्यू फाइंड कर लो, पहले जैसा इक्वेशन है उस टाइप से राइट करो, फिर इसको आप सिंप्लीफाई करो और जो फाइनली x के रिजल्ट बचेगा वो उसकी x की क्या रहेगी वैल्यू रहेगी। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं हम। क्वेश्चन नंबर, Sandeep bought 8 tables at the rate of Rs 450 each and the 6 chairs at the rate of Rs 280 each. He sold these items at a flat rate of Rs 375 each. Find his total gain or loss in this transaction. Okay. तो क्वेश्चंस का बताने का मतलब ये है कि संदीप है वो बोट करता है, 8 टेबल खरीदता है, वो 450 रुपए की ईच टेबल के हिसाब से खरीदता है, और 6 चेयर खरीदता है, उसकी रेट होती है 280 ईच चेयर की। तो और ही सोल्ड देज आइटम एट ए फ्लैट रेट, एक फ्लैट रेट बनाता है सभी को मिला के, ईच आइटम वो 375 रुपीज के हिसाब से बेचता है, 375 रुपीज के हिसाब से बेचता है। तो उसको गेन होगा लॉस होगा पूरे ट्रांजेक्शन में, वो आपको इसमें बताना है। तो चलिए क्वेश्चंस को बनाते हैं। सबसे पहले देखो, जब वो यहाँ क्या खरीद रहा है टेबल, तो टेबल खरीदने में उसको फायदा हुआ, क्या हुआ, टेबल्स कितनी खरीदा 6 8, इस टेबल कितने की है 450 की, तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा अपना, इंटू कर दीजिए 0 0 40 का और फिर 32 36, 8 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 और 8 को 5 से करोगे 40 और 8 को 4 से करोगे 32 और 32 और 36। ओके, 3600।
दूसरा चेयर सेल कर रहा है, तो चेयर कितनी है अपनी, चेयर है इसमें आपकी 6 चेयर, 6 इंटू कितने में, इस चेयर कितने की है 280 की, तो यहाँ 0 होगा, 8 होगा, 8 6 ज़ा 48 होगा, 6 2 ज़ा 12 और 12 और ये 16, ये आपका क्या रहेगा, इसको बोलेंगे टोटल सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। यहाँ 0 बना, यहाँ 8 बना, यहाँ आपका 12, 3 और 1 4 और 5, ओके 5280 बन गया। ओके, आप सेल कितने में कर रहा है, फ्लैट रेट के हिसाब से, तो टोटल कितने आइटम होंगे, 8 आइटम ये है, 6 आइटम ये है, तो टोटल आइटम जो एसपी होगा, सेलिंग प्राइस होगी इसकी टोटल, वो ये रहेगी आपका 14 इंटू 375 फ्लैट रेट लगा। ओके, तो कितने का बन जाएगा, 14 5 जो आपका 70, 7 आपका कैरी हो गया, और 14 7 जा आपका हो गया 98 में आप 7 ऐड करोगे तो आपका 7 ऐड करना है कितने में, 14 7 जा 98, और ये 98 में आपका 15 105, यहाँ होगा 5 10 कैरी, और 14 3 जा 42 और 10 करोगे 52, इतने में सेल कर रहा है। तो आप देखिए प्रॉफिट लॉस कब होता है, कैसे पता चलेगा, जब अपना इसमें आपको क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि आपका एसपी क्या है, सीपी से कम है। जब आपका एसपी सीपी से, सीपी यदि आपका ग्रेटर देन होता है, एसपी क्या होता है लेस देन, तो इस कंडीशन में आपको क्या होता है लॉस, वो कितने का हुआ, सीपी माइनस एसपी करके आप लॉस फाइंड कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आप फाइंड करोगे तो 5280 माइनस 5000 आपका 5250 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 30 का लॉस, तो लॉस कितने का हुआ अपने को 30 का। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको। आपको पहले क्या करना है, टोटल सीपी बनाना है, टोटल सीपी आपका ये बन गया, फिर आपका टोटल एसपी ये बन गया, और यहाँ जब आप जब लॉस होता है, आपको पता है सीपी आपका क्या है ज़्यादा, ओके, और एसपी क्या है कम, तो इस कंडीशन में अपने को लॉस होता है जब सीपी ग्रेटर देन और एसपी लेस देन इक्वल टू लॉस। लॉस कितना हुआ, दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, वो लॉस होता है। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। ओके, A carpenter bought 6 chairs for Rs 90 each. He spent Rs 10 on each chair for painting. Okay. He then sold all the 6 chairs for Rs 795. Find his profit or loss. देखो, कोई पर्सन है 90 रुपए की चेयर खरीदता है और 10 रुपए उसकी पेंट लगा देता है, टोटल 6 चेयर है, तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 90 रुपए तो उसने चेयर खरीदने में लगाया और फिर उस पर 10 रुपए कलर पेंट करने में, तो एक चेयर कितने में पड़ेगी अपने को 100 रुपीज में, 100 रुपीज लगेंगे एक चेयर पे, तो 100 से इंटू करें, टोटल कितना 600 आपका सीपी हो गया। और आप जब सेलिंग कर रहे हो तो उसको कितने में बेच रहे हो बेटा, यहाँ बेच रहे हो आप 795 रुपीज। तो यहाँ प्रॉफिट होगा लॉस होगा, जब आपका एसपी क्या है ग्रेटर देन, सीपी क्या है लेस देन, इस कंडीशन में क्या होता है प्रॉफिट, कितने का होगा डिफरेंस करके देखना पड़ेगा। ओके, तो एसपी अपना 795 माइनस 600 इक्वल टू 5 9 और 1 195 रुपीज का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। ओके, किसी को डाउट है तो क्लियर करिए। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, आप बनाओ क्वेश्चंस को। चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चंस को। ए मैन सोल्ड 2 रेडियोज एट RS 924 ईच। ऑन द फर्स्ट रेडियो ही गेन 20% and on another radio he lost 20%. Who much does he gain or loss in the whole transaction? है ना। तो इसका मतलब बताने का मतलब ये है, 2 रेडियो बेचा गया और दोनों का SP इक्वल है। एक पे लेकिन उसने 20% का लॉस ले लिया और दूसरे पे उसने 20% का प्रॉफिट लिया। कि एक फर्स्ट रेडियो बेचा उसने 20% प्रॉफिट कमाया, सेकंड रेडियो बेचा अनदर उसको 20% लॉस बेचा, और दोनों ईच बोला ना 900, तो जो इसको हम 2 रेडियो मान लेते हैं। ये फर्स्ट हो गया हमारा और ये अपना सेकंड हो गया। इसका जो है वो 924 रुपीज़ का ले रहा है, SP बेच रहा है, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है इसको। गेन यानी प्रॉफिट ही होता है बेटा 20%। अपन को यहाँ से क्या फाइंड करना है, CP, क्योंकि जब तक हम CP फाइंड नहीं करेंगे हमको लॉस और प्रॉफिट का पता नहीं चलेगा। यहाँ सेकंड SP आपका यही है 924, और यहाँ लॉस हो रहा है उसको कितने का, 20%। यहाँ भी अपने को CP फाइंड करना पड़ेगा। तो जब आपको पता है अपन पास SP और प्रॉफिट गिवन है तो CP कैसे फाइंड करते हैं, CP इक्वल टू SP अपॉन में 100 प्लस P% इनटू क्या होता है 100। और जब लॉस गिवन है, SP गिवन है, तो CP कैसे फाइंड करेंगे, CP इक्वल टू SP इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस %। ओके, तो चलिए इसका SP कितना है यहां बना लेता हूं मैं, 924 ऐड कर दिया प्रॉफिट तो 120 इंटू क्या कर दीजिए 100। यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये 4 से 5 टाइम, 4 से कितने, वो सॉरी 2 से 5 टाइम, और ये 6 टाइम, और ये 6 से कैंसिल हो जाएगा आपका 1 टाइम, फिर 32, फिर 5 टाइम, फिर 4 टाइम। ओके, और इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, 5 4 ज़ा 20 2 कैरी, और 5 5 ज़ा 25, 2 ऐड किया तो 27 2 कैरी 5 और 7। फर्स्ट का CP इतना आया अपने पास। सेकंड का CP क्या आएगा देखते, 924 उसको लॉस हुआ तो 80 का बनेगा, इनटू क्या कर दीजिए 100। ये 20 से कैंसिल कर दो 4 टाइम, ये 20 से कैंसिल कर दो 5 टाइम, ये 4 से कैंसिल कर दो 2 9 2 टाइम, और 12 3 टाइम, और आपका 1 टाइम। इसको इंटू करोगे आप 5 और 15 और 10 और 11। ओके, इसको ऐड करना है, टोटल CP बनाना है 770 5, यहाँ 12 8 और 9 और 1। इसका टोटल क्या बन गया CP। आप देखते हैं टोटल SP कितना बना है, इसको वहाँ पे राइट करें, आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। ये मैं यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, 924 एक है तो 2 कितने में हो जाएंगे 8 4 18। ओके, तो आपको पता है इसका SP क्या है, छोटा है किससे, CP से। जब CP से छोटा होता है तो उसको लॉस होता है, कितना लॉस होगा वो डिफरेंस कर लीजिए, 1925 माइनस 1848। जब आप माइनस करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 7, 1 कैरी उधर 11 में से 4 जाएगा तो आपका 7, 8 है, 8 में से 0 0। ओके, तो यहाँ कितना होगा 77 रुपीज़ का क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, थोड़ा सा जगह अलग अलग हो गया, बाकी इसको एडजस्ट कर लेना। यहाँ सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इसको CP फाइंड कैसे कर सकते हैं। इसका CP फाइंड किया
दोनों का सीपी दोनों का कितना कितना है इसमें, एक का सीपी बना अपने पास 770, दूसरे का बना कितना 1155, दोनों को ऐड किया टोटल सीपी बन गया 1925। यहाँ अपना एसपी क्या है, छोटा है किससे, एसपी छोटा है सीपी से, तो लॉस होगा कितने का, लॉस होगा 77 रुपीज का। अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। Rahul purchased a chair for Rs 600 and uses Rs 200 for its repairings. If he sells it for Rs 1000 then he has, है ना। तो आपको बताना है कि कोई राहुल ने चेयर परचेज किया। देखो आप समझिए कि मैंने कोई बाइक परचेज की 50,000 में, मैंने 2000 रिपेयरिंग में लगा दिया, तो मेरे टोटल उसकी कॉस्ट कितनी पड़ गई 52,000। इसी टाइप से यह है कि जब राहुल ने क्या किया, एक चेयर खरीदा 600 में खरीदा, 200 का उस पर क्या कर दिया, रिपेयरिंग लगा दिया, तो टोटल कितना हो गया 800। ओके, और उसको सेल कितने में कर दिया 1000 रुपीज में। तो अब इसको प्रॉफिट होगा लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, क्योंकि यहाँ एसपी आपका क्या है, ज्यादा है किससे, सीपी से, तो यहाँ क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितने का होगा 1000 माइनस 800, 200 का प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट परसेंट फाइंड करते हैं तो किस पे करते हैं, P अपॉन CP इंटू 100। हमेशा CP पे हम प्रॉफिट फाइंड करते हैं। कितने का हुआ 200 का, कितने पे CP कितना है 800, इंटू इससे करना है 100 से, तो ये आपका कितना 200 से 1 टाइम, ये 4 टाइम, 4 से 1 टाइम, और ये 25 टाइम, तो इसका 25% आंसर राइट हो जाएगा। जहाँ 25% क्या है, इसका प्रॉफिट है। ये ध्यान रखना, ऑप्शंस में लॉस भी आएगा, तो आप ये गलती ना करें, ठीक है। तो 25% इसमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 ये है, ए बी सी हैव ए टोटल ऑफ Rs 1500, है ना। तो A प्लस बी प्लस सी कितना है 1500। ओके, यहां तक क्वेश्चन क्लियर। फिर द रेशियो ऑफ मनी बिटवीन A एंड B इज 4:5 इफ C हैज Rs 600। इस C की वैल्यू है 600 है, तो इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि इसने पूछा है देन कैलकुलेट द शेयर ऑफ ए एंड बी। तो ए एंड बी का रेशियो दिया हुआ, तो वैल्यू भी हमको ए एंड बी की चाहिए, तो इसको इधर लाके क्या कर दें हम, सबट्रैक्ट कर दें, तो ए प्लस बी की वैल्यू बचेगी अपने पास 600 माइनस करोगे तो 1500 में से 900। ओके, और जब इसका रेशियो है अपने पास 4:5, तो इसको नंबर में कन्वर्ट कर दो, 4x प्लस 5x इजल टू 900, 9x इजल टू 900, कितने टाइम 100 टाइम। तो अपने पास कितनी कितनी है 4x, तो 400 हो गया, 5x तो x की वैल्यू 100 हुआ तो 500 हो गया। तो 400 और 500 ए एंड बी का क्या है, शेयर है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा दिस क्वेश्चन का। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है ना। क्वेश्चन नंबर 42 इजी है ना। आपको बता रहा है Rs 2600 आर डिस्ट्रीब्यूटेड among A, B and C in the ratio of 1/2 ratio, 1/3 ratio, 1/4। Find the R of B। B का अपने को क्या फाइंड करना है, B को कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया वो फाइंड करना है। तो देखो रेशियो को हम नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे, 1/2 x हो जाएगा प्लस 1/3 x हो जाएगा प्लस 1/4 x हो जाएगा। जब नंबर में बन जाता है तो टोटल नंबर इक्वल टू टोटल कितना है इनका Rs 2600। तो इसको x/2 कर दीजिए, x/3 कर दीजिए, x/क्या कर दीजिए
4 इक्वल टू 2600। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 12। ये कितना होगा 2 की टेबल में 6 टाइम और 6x होगा। यहाँ कितने टाइम 4 टाइम 4x होगा। यहाँ कितने टाइम 3 होगा 3x इक्वल टू 2600। अपने पास कितना हो गया 13x इक्वल अपॉन में 12 इक्वल टू 2600। यहाँ कितने टाइम 200 टाइम और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इक्वल टू 2000 इंटू 200 इंटू 12 कितना होगा x इक्वल टू 2400। और बताना किसकी वैल्यू है b की, तो b की कितना है अपने पास x/3, तो x/3 तो 3 का इसमें क्या कर दो डिवाइड, कितना जाएगा 800। तो 800 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चंस का, जो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको क्या करना है इस रेशियो को नंबर में बनाना है, क्योंकि जब तक आप नंबर बनाओगे नहीं तो इक्वल रख नहीं सकते। तो x से प्रोडक्ट करने से ये नंबर में कन्वर्ट हो गया x/2 प्लस x/3 प्लस x/4 इक्वल टू 2600। ओके, एलसीएम लेना है, फिर आपको कैंसिल करना है डाटा को, आपका आंसर फाइंड हो ही जाएगा। फिर x की वैल्यू अपने पास फाइंड हो गई 2400। यहाँ b का कितना है x/3, तो 3 का आप इसमें डिवाइड कर दीजिए 1800, आपका इसका क्या आ गया RS, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब और भी बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन एक मेथड्स को आप अच्छे से समझ के रखें, है ना। डिफरेंस मेथड आपको प्रैक्टिस करने पर डिफरेंस मेथड भी मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43, तो चलिए बनाइए इस क्वेश्चंस को। द रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर ऑफ राधा इज 7:5। इफ सी सेव्स RS 2000 ए मंथ, व्हाट इज द हर एनुअली इनकम, है ना। तो एनुअली इनकम बताना है। क्वेश्चन अच्छा है, देखो एक इनकम और एक क्या है एक्सपेंडिचर, और एक क्या है सेविंग। देखो टोटल इनकम, जैसे मेरी सैलरी मान लो 20,000 रुपए है, तो 20,000 है, 20 में से मैंने 5,000 खर्च कर दिया, तो मेरी सेविंग कितनी हुई होगी 15,000 की। ओके, तो अच्छे से समझ में आ गया। तो ये बता रहा है कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 7:5। तो उसने कितने रेशियो में इसने सेविंग की होगी, 2 रेशियो में इसने सेविंग की है। 2 रेशियो में क्या की है इसने सेविंग की है, क्योंकि 7 उसकी टोटल इनकम है, 5 उसका एक्सपेंडिचर है, तो इसमें से माइनस करोगे तो 2 उसका क्या जाएगा सेविंग आ जाएगा। ठीक है, जब सेविंग आ गया अपने पास तो क्या बताया जा रहा है कि सेव्स RS 2000 सॉरी कितना है 2000। जब रुपीज के अंदर 2000 बचाता, तो मैंने कल बताया था आपको, जो फर्स्ट मेरी इसमें क्लास थी 25 क्वेश्चंस की, तो जिसका हमारे पास नंबर्स दे रखा है RS दे रखा है, उसके अपॉन में उसकी का रेशियो रख दो 2 का, और बताना किसका है। लेकिन ये सेविंग है वो मंथली है, ध्यान रखना, है ना। तो 2 रख दिया मैंने। अब आपको बताना है कि एनुअली इनकम, पहले तो इनकम कितनी है उनकी 7, यहाँ कैंसिल करोगे ओके 1000, और यहाँ हो जाएगा 7000 पर मंथ। ओके, और अपन को निकालना है एनुअली। तो एनुअली के लिए बताना है एक महीने में 7,000 यदि वो बचाता है, वो 7,000 यदि उसकी मंथ की सैलरी है, तो एनुअली क्या हो जाएगी 12 से इंटू कर दो 8400 84,000 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इसमें। समझ में आ रहा है। कुछ बच्चे क्या करते हैं यहीं ढूंढने लग जाते हैं आंसर, है ना। वो पूछ रहा है कि आगे अच्छे से रीड करो कि पर मंथ की ये सेविंग है, तो ये पर मंथ की हमारे पास इनकम आई है 7,000। अपन को बतानी है कि व्हाट इज हेयर एनुअली इनकम। एनुअली इनकम कितनी होगी, तो 12 से इंटू कर दो और उसकी 84,000 क्या होगी एनुअली इनकम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44, ये डायग्राम इसका नहीं है, सेकंड इसका शेडेड पार्ट का नीचे है। क्वेश्चन थोड़ा सा पीडीएफ में आगे पीछे हो गया। देखो व्हाट इज द एरिया ऑफ ए राइट ट्राइंगल हैविंग बेस 24 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर 10 सेंटीमीटर। देखो ये आपका राइट ट्राइंगल होता है, इसमें ये आपका हाइपोटेनियस होता है, ये आपका बेस होता है,
और ये आपका परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर को हम हाइट भी बोल सकते हैं। और राइट ट्राइंगल का फॉर्मूला एरिया का क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है इसमें, 24 सेंटीमीटर, और इसमें आपका परपेंडिकुलर है 10 सेंटीमीटर। यहाँ कितने टाइम, 12 टाइम, और 12 को 10 से इंटू करोगे 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शंस किस में है, किसी में नहीं है, तो ये ऑप्शंस गलत हो गए। ओके, इसका राइट आंसर कितना रहेगा, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। राइट ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जिसका वन एंगल राइट एंगल हो। ओके, ये इसका हाइपोटेनियस है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस होता है, बेस, और ये परपेंडिकुलर जिसको हम हाइट भी बोल सकते हैं। ओके, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री होता है। समझ में आ रहा है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी होती है, वो भी आपको आना चाहिए अच्छे से। चलो, इसका जो क्वेश्चन है ये है, कैलकुलेट द एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का अपने को एरिया निकालना है। तो देखो, इसमें शेडेड वाला ये रीजन है, आपको दिख रहा होगा। अब इसमें यदि मैं इस पूरे पार्ट में से ये इम्पिटी पार्ट निकाल दूं, अनशेडेड एरिया निकाल दूं, तो अपने पास शेडेड एरिया आ जाता है। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो यहां मैं इसको टच कर लेता हूं, और ये आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा मेरे को पता नहीं, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं, अब आपको अच्छे से विजुअल होगा। यहां से यदि मैं इसको ऐड कर दूं, तो मेरे पास ये एक अपने पास क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। दूसरा रेक्टेंगल ये बन जाएगा। इसका यदि मैं निकाल लूं, और एक इसका फाइनली इतना ही हमको चाहिए, है ना। इसमें से यदि मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, शेडेड एरिया चाहिए, पूरा ही चाहिए, है ना। ओके, तो इसमें इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 मीटर है, 1 सेंटीमीटर सॉरी, यहाँ से 1 सेंटीमीटर, यहाँ 3 सेंटीमीटर, तो इसका लेंथ तो आ गया अपने पास, ब्रीथ नहीं आया। यहाँ 1 सेंटीमीटर है बेटा, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, यहाँ पूरा 2 सेंटीमीटर होगा। तो इसका कितना हो जाएगा, 3 × 2 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। इसका कितना हो जाएगा, 2 × 1 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरा एम्पिटी पार्ट का एरिया आ गया, अनशेडेड एरिया 2 + 6 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब शेडेड पार्ट का यदि मैं इस पूरे की बात करूं, वो कितना होगा, इसकी देखो हाइट यहाँ से 2 है, और यहाँ पूरा 7 है, लेंथ तो हमारे पास मिल ही गई 7 है, और ये इसकी 6 है, तो 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ कितना, यहाँ तक कितना रहेगा, 4 रहेगा, 4 सेंटीमीटर रहेगा। तो 4 × कितना हो जाएगा, 7 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर ये इतना पार्ट हो रह गया, जब ये इतना 2 है और इधर 5 है, तो 2 × 2 ये एक स्क्वायर बन गया आपका। 2 × 2 कितना हो गया, 2 × 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो भी इसी में ऐड होगा। तो कितना हो गया टोटल, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा आपका, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका पार्ट है, शेडेड एरिया का पार्ट, है ना। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गया होगा। तो इसका ऑप्शन क्या राइट रहेगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं इसका ऑप्शन में है क्या। देखो 24। ओके, तो राइट आंसर ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, द एरिया ऑफ ए प्लॉट इज 6000 स्क्वायर मीटर if the ratio of its length and breadth is 12:5, then find the length of its diagonal। diagonal आपको फाइंड करना है। तो रेशियो में है लेंथ, देखो 12x हो जाएगा यदि मैं उसको लेंथ रेशियो को यदि नंबर में कन्वर्ट करूंगा, इधर क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। तो L × B अपना एरिया होता है, एरिया = एरिया रख दो आप 6000 मीटर स्क्वायर। तो यह कितना हो गया, 60
एक्स स्क्वायर इजल टू 6000 मीटर स्क्वायर। तो 60 से कितने टाइम 100 टाइम 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर। और स्क्वायर रूट इधर जब स्क्वायर है तो इधर जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 100 मीटर स्क्वायर। ये इससे कैंसिल और इसका कितना हो गया 10 मीटर। जब x की वैल्यू 10 हो गई तो ये आपका रेक्टेंगल होता है, आपको पता ही है। तो इसकी लेंथ तो कितनी हो जाएगी 120, क्योंकि x से इंटू कर देंगे 12 इंटू 10 120 मीटर और 5 इंटू 10 50 मीटर। फाइंड करना अपने को ये डायगोनल, इसको बेटा क्या बोलते हैं डायगोनल। ओके, डायगोनल फाइंड करना है। डायगोनल फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है डायगोनल का फॉर्मूला लगाना है। तो d इक्वल टू आपको क्या होता है बेस का स्क्वायर मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसका बेस तो स्क्वायर कर दो, इसका क्या कर दो हाइट। तो इसकी साइड ही आप नेम दे दो इसको लेंथ का स्क्वायर माइनस ब्रेथ का स्क्वायर। यहाँ 120 0 पहले तो डाटा पुट कर दीजिए 120 मीटर स्क्वायर माइनस प्लस होगा, सॉरी डायगोनल के लिए क्या होगा प्लस होगा, और यहाँ होगा आपका 50 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ कितना होगा 14400 मीटर स्क्वायर प्लस यहाँ 2500 मीटर स्क्वायर। तो कितना हो गया 6900 मीटर स्क्वायर। ये कितना जाएगा आपका डायगोनल 169 कितने का हो गया 30 का, और 20 है तो सिंगल 0 मीटर। ये क्या हो गया आपके पास डायगोनल। दिख रहा होगा सारा अच्छे से, है ना। पहले आपने क्या किया इससे आपने एक रेशियो की में x की वैल्यू निकाला। तो 12x इंटू 5x इजल टू L इंटू बी हुआ, एरिया इजल टू एरिया 6000 रखा। यहाँ मैंने x की वैल्यू फाइंड किया, वो कितना आ गया 10 मीटर। इससे मैंने 12 को इंटू किया तो 120 मीटर इसकी लेंथ आ गई, और फिर 5 से इंटू किया 10 को तो 50 मीटर अपनी क्या आ गई ब्रेथ आ गई। डायगोनल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है d इजल टू स्क्वायर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 120 मीटर का स्क्वायर करना था, 50 मीटर का स्क्वायर करना था, और ये आपने दोनों का सम करके कितना बन गया स्क्वायर करने के बाद 16900 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर रूट करोगे तो d इक्वल टू 130 मीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेम क्वेश्चन है, आप बना सकते हो। फाइंड द डायगोनल, डायगोनल फाइंड करना है आपको। तो आप इजी जो मैंने बेसिक बताया ऊपर सेम टू सेम वैसे ही करना है। हाँ ये क्वेश्चंस देखो द वैल्यू ऑफ 45 डिग्री सेल्सियस इन डिग्री फॉरनाइट इज, फॉरनाइट में बताना आपको। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए C/5 इजल टू फॉरनाइट माइनस 32 डिग्री अपॉन में 9, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसमें वैल्यू पुट करना है 45 अपॉन में 5 इजल टू F माइनस 32 अपॉन 9। ये कितने टाइम कैंसिल 9 टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 9 इंटू 9 F माइनस 32, तो 81 इजल टू F माइनस 32 डिग्री। जब इधर आएगा तो माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, तो F इजल टू 81 प्लस 32, F इजल टू 3, और इधर कितना हो जाएगा 113 डिग्री फॉरनाइट। ऑप्शंस नंबर ए करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो ये भी अच्छे से समझ में आया होगा, ये ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, है ना। जैसे बहुत सारे हैं क्वेश्चंस, इसका बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, सेल्सियस डिग्री का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है ना। एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो माइनस 273 डिग्री होती है, एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री होता है। बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री होता है। फॉरनाइट की बात करें तो
98.649 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है आपका बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, और 212 अपने बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका, फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 25 माइनस 5। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, व्यू बोर्ड मास का है। तो चलिए, सबसे पहले आपको पता है व्यू बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट रिमूव किया जाता है, और यहाँ रिमूव करेंगे तो यहाँ कितना बन जाएगा, 5 माइनस 3 2 बनेगा, 2 इंटू 2 होगा माइनस 2 और प्लस 5। यह आपका कौन सा ब्रैकेट होगा, बिग ब्रैकेट, नहीं स्मॉल ब्रैकेट है अभी, -10। ओके, सॉरी एक बार फिर से राइट करते हैं। इसको रिमूव किया, 2 इंटू 2 माइनस 2 स्मॉल ब्रैकेट और प्लस 5 -10 और बिग ब्रैकेट, इधर क्या होता है 3 प्लस 2, ये बिग ब्रैकेट। जब इसको इंटू करोगे 4 होगा, माइनस का 4 होगा और प्लस का 5 रहेगा। ये कितना हो जाएगा आपका 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा आपका, 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 इंटू 3 करोगे प्लस 2 और माइनस का आपका 10, ये आपका बिग ब्रैकेट है। 9 और 9 प्लस 2 11, 11 माइनस 10 कितना होगा, 1 होगा। यहाँ तक जब वैल्यू हमारे पास 1 है तो 5 को 1 से इंटू करना है, 25 माइनस 5 इंटू 1 डिवाइड बाई 4। ओके, तो पहले डिवाइड करना है ना, तो यहाँ 5/4 हो जाएगा। ओके, यहाँ एलसीएम लिया, यहाँ 100 माइनस 5 अपॉन में 4, तो इसका 95/4, और ये आंसर बन जाएगा आपका 2 टाइम 3 टाइम पॉइंट, क्योंकि 2 15 36 लगभग आपका 2 टाइम 15 बचा, फिर 12 30 7 टाइम, फिर 7 फिर कितना बचा 30 में से 2, फिर 5 टाइम, 23.75। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 5/6 माइनस 1/3 प्लस 1/2। ओके, सबसे पहले विनाकुलम बार ब्रैकेट यानी विनाकुलम, इसको बार लाइन बोलते हैं, बार लाइन को रिमूव करना होता है। तो इसको कैलकुलेशन करो, एलसीएम कितना आ गया 6, यहाँ कितना आ जाएगा 2 प्लस 3, तो कितना बन गया 5/6। अब 5/6 माइनस 5/6, यहाँ बन गया 0, इतने का क्या बन गया अपने पास 0। इसके बाद जैसे ओपन करेंगे तो 1 प्लस, इसके बाद में होगा, जब इतना 0 बन गया तो नेक्स्ट 1/4 प्लस 0 है ना, और प्लस 1/5, यह आपका माइनस 9/20। यहाँ कितना हो जाएगा 1/5 ही होने वाला है, सॉरी बिग ब्रैकेट है यहाँ, और माइनस 9/20। एलसीएम 20 और ये 5 टाइम, ये सॉरी 4 टाइम, 20 एलसीएम 4 टाइम 5 टाइम माइनस 9/20, 9/20 माइनस 9/20, फिर कितना हो गया 0। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा 0। तो ये सारे 50 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट है आज। इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में राइट जरूर करें, हो सकते हैं कुछ क्वेश्चंस
में कोई बाय मिस्टेक रह जाए हमसे तो उसको माइनर मिस्टेक या मेजर मिस्टेक ना बनाए, क्योंकि गलतियां सबसे होती है ऑलमोस्टली। एंड दूसरी चीज़, आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमसे सीखना है, बस हमारी अच्छाइयों को ढूंढना है, अच्छाइयों को कैच करना है, ना कोई की बुराई को कैच करना है। और आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, अच्छे से हार्ड वर्किंग करते रहिए, आपकी सफलता आपके हाथों में ज़रूर मिलेगी। ओके, चलिए, ओके, बाय बाय।